संविधान संरक्षण मंच के तत्वाधान में लखनऊ के हजरतगंज स्थित कॉफी हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो एक समान ट्यूशन फीस इस मुद्दे को लेकर की गई प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में अनियमित शुल्क निर्धारण आमनागरिकों खेतों के खिलाफ है। संविधान संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री गौतम रानी सागर निगम भी कहा है कि प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा विभाग की मिली भगत से शिक्षित चिकित्सा विभाग में अमीरों तथा सीमित करने की साजिश रखी गई है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि शासन द्वारा एक समान ट्यूशन फीस निर्धारित करने के बाद भी निजी मेडिकल कॉलेज के मनमानी ढंग से अलग अलग निर्धारित कर दी गई है। यह मामला सिर्फ आर्थिक शोषण तक की सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने याचिका सी 6828/2022 पर 17 अगस्त 2024 को आदेश दिया था कि फीस मिनिमम समिति का गठन कर ट्यूशन फीस समान रूप से तय हो, चिकित्सा विभाग में सीमित गठित हो, लेकिन मनमानी तरीके से अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस निर्धारित करें। इस प्रेसकर्ता में गौतम रानी सागर जी के साथ साथ विधायक लखनऊ मध्य प्रदेश अंसारी जी BD जी और दीप सिंह जी, जो कि एक समाज सेवक है, आदि में प्रमुखता संबोधित किया है और भारतवासियों को होली की बधाइयां भी दी है। हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग को कि आप एक फी फिक्सेशन कमेटी बनाइए और फी फिक्सेशन कमेटी के आधार पे जो फिक्स फी डिसाइड की जाएगी वही सारे मेडिकल कॉलेज फीस लेंगे। गेम यहाँ से होता है। फी फिक्सेशन कमेटी ने सारे मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल फीस थी वो एक समान कर दिया, मेस फीस एक समान कर दिया, अदर मिसलिनियस एक समान कर दिया, लेकिन जहां जो उत्पीड़न हो सकता था छात्रों का, जो ट्यूशन फीस है, उस ट्यूशन फीस में कोई इंटरफेरेंस इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहले से फीस ले रहे थे उसी को इन्होंने रेगुलराइज कर दिया, मतलब कानूनी जामा पहना दिया। ये धोखा है। इससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हैं उनके बीच में कोई न कोई अंडर टेबल बड़ी डील हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश के वासियों का जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य के प्रति जो सजग होना चाहिए था प्रदेश सरकार को, वो पूरी तरह से साजिश कर रही है और स्वास्थ्य को व्यवसायीकरण की तरफ ले जा रही है। स्वास्थ्य जिस दिन व्यवसायीकरण की दिशा में आगे बढ़ जाएगा तो हमारा जो स्टेट है, स्टेट मीन्स केवल हम राज्य से नहीं ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं ले रहे हैं। स्टेट का मतलब है कि वो स्टेट जो भारत स्टेट है, इंडिया स्टेट है, वो वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में शिक्षा को आप बेलगाम महंगा नहीं कर सकते, व्यवसायीकरण की तरफ नहीं ले जा सकते। इस दिशा में हमने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने हमें टाइम भी दिया था, लेकिन टाइम देने के बाद मुझे उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि मेरी और जगह मीटिंग लगी हुई है, चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग ऑलरेडी फिक्स है, मैं जा रहा हूँ, मेरे सेक्रेटरी आपको डील करेंगे। जब हम सेक्रेटरी के पास गए तो हमने उनको अपना प्रत्यावेदन पकड़ा दिया और प्रत्यावेदन पकड़ाने के बाद हमने उनसे ये कहा कि आप सचिव हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश के लिए हाई कोर्ट का डायरेक्टिव है, तो हाई कोर्ट केवल एक ही व्यक्ति को पहचानती हो उत्तर प्रदेश सरकार के नाते, जिसका पद है चीफ सेक्रेटरी। आप चीफ सेक्रेटरी नहीं हैं, लिहाजा हम आपको प्रत्यावेदन दे रहे हैं, आपके सामने व्यक्तिगत कोई बात नहीं रख पाएंगे। फिर अगर चीफ सेक्रेटरी चाहेंगे तो हम उनसे मिलेंगे और हमारे साथ में DP सिंह जी भी हैं, PC कुरेल साहब हैं, AK रवि जी हैं, संगीता जी हैं। ये सब लोग डेलीगेशन में जाकर के चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य बिगाड़ने की जिम्मेदारी आपको नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट हैं, ये आप मानते हैं, लेकिन भारत का संविधान ये मानता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आपको इस पर गंभीरता से विचार करना है और सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो फी स्ट्रक्चर है उसको एक समान रखना है, असमान आप नहीं रख सकते। अगर आप ब्यूरोक्रेट की हैसियत में ही आगे बढ़ेंगे तो हम शायद मजबूर होंगे कि PIL के जरिए आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, क्योंकि PIL इसीलिए हुआ है, इसी बात को ध्यान में रख करके PIL करेंगे कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं
और कोर्ट भी आपको पब्लिक सर्वेंट भी ही चीफ मानता है। सेक्रेटरी साहब इधर कब मुलाकात कब हो रही है आपकी? अभी उन्होंने टाइम दिया नहीं है, 2-3 बार मैं लिखवा चुका हूं और मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी अपने आप को शायद पब्लिक सर्वेंट मानने से इनकार कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट मान रहे हैं, लिहाजा वो आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा मैं जरूर चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी को एक बार फिर कंसल्ट करूँगा बिफोर अप्रोचिंग टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, you have to given them me time and just you have to listen me properly. What's your concern? You are going to take a proper decision to make a equal fee structure of all run private medical colleges or not? है महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। शिक्षा में जिस तरीके से शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर जो हमारे संविधान की मूल भावना है वो कहीं ना कहीं उससे जो है प्रभावित हो रही है। जिस तरीके से प्रोफेशनल्स, मैं भी विश्वविद्यालय में हूँ और मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ कि आज हमारा गरीब मजदूर किसान का बेटा, गांव गरीब का बेटा, यदि वो नीट जैसी परीक्षा में या जेई मेंस जैसी परीक्षा में या अन्य कोई जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा है उसमें चयनित भी हो सकता है, चयनित भी हो जाएगा, तो इतनी मोटी फीस निर्धारित कर दी गई है सरकार के द्वारा कि शायद उसको दे पाना हमारे युवाओं को, हमारे गार्जियनों को जो है मुश्किल हो रही है। आज जो आप लोगों के बीच में जो मुद्दा भाई गौतम सागर राणे साहब ने प्राइवेट कॉलेजेस ही क्यों, सरकारी कॉलेजेस में, जब हम लोग लखनऊ में पढ़ने के लिए, मैं भी CPMT, जब CPMT हुआ करता था और उसको हम देते थे, हमारे साथ के बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, तब 2,000-2,500 रुपये सालाना की फीस हुआ करती थी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पब्लिक के द्वारा ही जो उनके ही टैक्सेस से मेडिकल कॉलेज बनता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनते हैं और सारी की सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से पैसा आता है उस संचालित करने के लिए, मगर इतनी मोटी फीस हमारे प्राइवेट कॉलेज पब्लिक से, हमारे युवाओं से वसूल कर रहे हैं कि शायद उनको दे पाना मुश्किल होगा। इतनी फीसें हैं, यदि बच्चा, गरीब बच्चा, यदि किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा मेहनत करके सफल हो जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, तो वो अपनी 5 साल की पढ़ाई कर पाने में जो है असमर्थ रहेगा। यदि मान लो एजुकेशन लोन भी लेगा तो एजुकेशन लोन पे 13% बैंक्स को उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जिस सही तरीके से उसका यदि वैल्यूएशन किया जाए, सही तरीके से उसका यदि सही तरीके से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए तो शायद वो डॉक्टर बनेगा, MBBS करेगा, MS करेगा, MD PG करेगा, तो डॉक्टर बनेगा, पूरा जीवन उसको अपने उस एजुकेशन के जो फीस लिया है उसका पैसा ही चुकता करने में उसका पूरा जीवन चला जाएगा। अब अगली कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पे जो हम हमारे गौतम सागर राणे साहब, हम लोग जो मांग सरकार से कर रहे हैं उस पर हम लोग चीफ सेक्रेटरी से बहुत जल्द से जल्द मिलेंगे। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा और उनसे ये मांग करूंगा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठाया गया है, तो आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और जो न्यायोचित कानून के सम्मत न्यायोचित जो मांगे हैं उसको आपको मानना पड़ेगा। यदि नहीं मांगते हैं तो आगे की जो हमारी संवैधानिक जो परंपराओं के द्वारा जो हमारा अधिकार है उसके लिए धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जन जागरण करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे। आप सब लोग आज आए और हम लोगों की बातों को जन तक पहुंचाएं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। होली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 2 दिन के बाद होली है। होली आप सबको प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की त्यौहार है, वो भी आप सबको बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। शानदार जीत देकर देश को होली का तोहफा दे दिया है, किस तरीके से देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दें? निश्चित तौर पे कल का मैच जो है हमारा ICC चैंपियनशिप जो इंडिया और
न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच हुआ, वो बहुत ही रोमांचक और शानदार था। मैं पूरे देश के वो सारे अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को जो ये शानदार सफलता हमें देश को दिलाया, हम सभी अपने खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित सभी अपने इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को दिल की गहराई से उनको इस शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरीके से हमारे देश का नाम रोशन करें। आप सब लोग जानते हो हम भी क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त प्रेमी है और क्रिकेट की पॉलिटिक्स से, क्रिकेट की खेल से बहुत गहरा नाता है। दो क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन हो, सोनी स्पोर्ट्स एकेडमी और ओमनी स्पोर्ट्स। साल में करीब कई टूर्नामेंट भी कराता हूँ, अभी बिगड़ टूर्नामेंट अभी हमने कराया है। और आलमबाग में एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हम लोग जो उसको तैयार हो रहा है, तो एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग उसको बिल्ड कर रहे हैं। हम पुनः अपने क्रिकेट साथियों को बधाई देता हूं और इसी तरीके से हमारे देश का नाम रोशन करते रहें, क्योंकि आज क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है लोगों के दिल में घर कर गई है। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसलिए नमस्कार, मैं अपने पत्रकार साथियों का अभिनंदन करते हुए आज जिस विषय पे हम लोग आपको बुलाया है, संविधान संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों की हमेशा चिंता करने वाले हमारे गौतम सागर राणे साहब और हमारे बड़े भाई भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय पीएन कुरील साहब, पीसी कुरील साहब और हमारे बीच में बैठे हुए अन्य हमारे साथीगण, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई गौतम सागर राणे जी ने जिस विषय को आज आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार को जो हम संदेश देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जारी है इस देश को शैक्षणिक तौर पे, शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे और इन दोनों का सदुपयोग करते हुए समृद्धशाली देश बनाना, और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखना। इसके लिए आप लोगों के, आपकी जो जिम्मेदारी है आवाज़ उठाने की, उसी बात को ध्यान में रख करके ये की गई है। और आज जो ये मीटिंग रखी गई है वो इस बात को ध्यान में रख करके रखी गई है, इस बात को ध्यान में रख करके बुलाई गई।